गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं स्मिता और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में सबसे पहले किसका घर बनेगा? तो इसका आंसर है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में सबसे पहले उपराष्ट्रपति का घर बनेगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आइए समझ लेते हैं सेंट्रल विस्टा क्या है। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1911 में हुई थी, जब भारत की राजधानी कोलकाता थी, लेकिन बंगाल के बढ़ते विरोध के कारण दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दी थी। सन 1905 में ब्रिटेन सरकार ने पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को विभाजित कर दिया था और तभी से संपूर्ण कलकत्ता में बंग भंग आंदोलन चल रहा था। उसी आंदोलन के चलते हुए अंग्रेजों ने यह डिसीजन लिया था कि राजधानी कोलकाता से दिल्ली को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक है, साथ में ही दिल्ली जो है वो ऐसे स्थान पर है जहाँ से कि पूरे देश का संचालन आसानी से किया जा सकता था। आगे देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दिल्ली की प्रशासनिक इमारतों व दिल्ली शहर का नक्शा तैयार करने का जिम्मा ब्रिटिश सरकार ने एडविन लुटियस और हर्बर्ट वेकर को दिया था। इन दोनों ने ही सेंट्रल विस्टा का डिज़ाइन तैयार किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रल विस्टा का डिज़ाइन किसने तैयार था, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे, यह प्रोजेक्ट वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के शांस एंजले से प्रेरित था। चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। ठीक है, इसमें कुछ बिल्डिंग्स को नए तरीके से बनाया जा रहा है और कुछ को जैसा का तैसा रहने दिया जाएगा। देख लेते हैं जिन इमारतों में बदलाव नहीं होगा वह कौन सी हैं। राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, बार मेमोरियल, हैदराबाद हाउस और रेलवे भवन और वायु भवन। ठीक है, इनमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। और जिन इमारतों में बदलाव होगा वह है नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का ऑफिस, और साउथ ब्लॉक में देख लेते हैं, इसमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नेशनल म्यूजियम आदि में बदलाव किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की बेटी ने इको ब्लेज मॉडल की शुरुआत की है? तो आंसर है बिहार। बिहार की बेटी ने इको ब्लेज मॉडल की शुरुआत की है। बिहार के चंपारण में रहने वाली नेहा उपाध्याय ने लद्दाख में लोकल किसानों के साथ मिलकर ऑर्गेनिक फार्मिंग और इको ब्लेज मॉडल पर काम शुरू किया है। उन्होंने 650 किसानों को रोजगार दिया है इस मॉडल के तहत। चलिए इमेज की सहायता से बिहार का मैप देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है और यह बिहार का सबसे बड़ा शहर भी है और पटना का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत अधिक है और इसके प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र, पुष्पनगरी, कुसुम नगरी। ठीक है, और आगे देख लेते हैं कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं और बिहार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी है सन 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। किस राज्य की राज्य सरकार ने पेंशन में 4% अधिक अंशदान देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने एनपीएस में 4% अधिक अंशदान देने की घोषणा की है। अब एनपीएस जो है वो बढ़कर 14% हो जाएगा, पहले ये 10% ही था। चलिए तो इमेज की सहायता से समझ लेते हैं। ये मध्य प्रदेश का मैप है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल जो है वो परमार राजाओं के समाप्त होने के बाद लूटपीट का शिकार हो गया था और धीरे धीरे ये बर्बाद हो गया था। लेकिन आगे चल के बाद में भोपाल शहर की स्थापना एक अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। भोपाल में ही वन विहार नेशनल पार्क स्थित है, मानव संग्रहालय भी भोपाल में ही स्थित है और आर्मी के लिए बनाया गया भोपाल की शान शौर्य स्मारक भी भोपाल में ही स्थित है। आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं और मध्य प्रदेश अपनी कई सारी विशेषताओं के लिए फेमस है, जैसे मध्य प्रदेश को सोया स्टेट, टाइगर स्टेट और भारत के हृदय प्रदेश के नाम से
जाना जाता है। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो भारत के बीचों बीच है, इसलिए इसको भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए, तो अब हम उन क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं जो कल आपको होमवर्क में दिए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था नासा का फुल फॉर्म लिखिए। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी, और इसका पुराना नाम NACA है, यानी कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। चलिए, नासा के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। नासा जो है अमेरिकी सरकार के अधिकार क्षेत्र की सरकारी संस्था है, और नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। वॉशिंगटन DC जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल है, और नासा का मोटो है द बेनिफिट ऑफ ऑल, यानी कि सभी के लिए लाभ। आगे देख लेते हैं कि नासा में क्या कार्य किए जाते हैं। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो अंतरिक्ष में जाकर ऑर्बिट में अनेक वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। एरोनॉट्स जो है वो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बोला जाता है। ठीक है, इनके द्वारा पृथ्वी के ऑर्बिट पे छोड़े गए बहुत सारे सैटेलाइट हमारी पृथ्वी की जानकारी हमें देते हैं, साथ में ही अंतरिक्ष की भी रोज़ नई नई जानकारियाँ हमें देते हैं। ठीक है, एक शब्द आ रहा है बार बार, ऑर्बिट। ये ऑर्बिट क्या होता है? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। अगर नहीं आता है तो कल हम इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 10 जुलाई 1969 को अमेरिकी 11 अपोलो चांद पर उतरा था, और इस मिशन में अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन थे, जिन्होंने पहली बार चांद पर उतरकर इतिहास रचा था। सही है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो हमने आंसर पढ़ा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन। ठीक है, आगे चलते हैं। 1983 में पहली बार अमेरिका की एक महिला ने भी अंतरिक्ष में कदम रखा, जिनका नाम था शैली क्रिस्टेन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल 1990 को हब्बल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, और इसका नाम अमेरिकी यात्री एडमंड P. हब्बल के नाम पर रखा गया था। और डॉक्टर हब्बल ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी बताया है। हमने अभी लास्ट ईयर ही 11th क्लास में पढ़ा है बिग बैंग थ्योरी के बारे में। जब से NCERT हमारे बोर्ड में आई है, तो बिग बैंग थ्योरी को भी हम लोग तब से कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जब हम NCERT का कोर्स शुरू करेंगे तो एक बार फिर बिग बैंग थ्योरी पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आंसर है लिब्रो शब्द वॉलीबॉल से संबंधित होता है। वॉलीबॉल में लिब्रो टीम का रक्षात्मक खिलाड़ी होता है, और इसकी ड्रेस टीम के खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, इमेज की सहायता से आप लोग देख सकते हैं। लिब्रो टीम का रक्षक खिलाड़ी होता है और लाइन के सबसे पीछे खड़ा होता है। ठीक है, चलिए और थोड़ा और जान लेते हैं वॉलीबॉल खेल के बारे में। वॉलीबॉल खेल के मैदान की लंबाई 18 मीटर एवं चौड़ाई 9 मीटर होती है, और एक टीम में 6 खिलाड़ी ही खेलते हैं। यह खेल रोटेशन पद्धति के आधार पर खेला जाता है, और इस खेल की शुरुआत वर्ष 1895 में हेलीचोक अमेरिका से हुई थी। वॉलीबॉल की गेंद का भार 260 ग्राम से 280 ग्राम तक होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वॉलीबॉल में गेंद का भार कितना होता है, या फिर जो खेल का मैदान होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इसे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजा दशरथ के पिताजी का नाम क्या था? तो आंसर देख लेते हैं। राजा दशरथ वाल्मीकि रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा अज के पुत्र थे। ठीक है, तो राजा दशरथ के पिताजी का नाम अज था। ठीक है, आगे देख लेते हैं राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? तो राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, जो कि अभी काफ़ी चर्चा का विषय है, जहाँ पर कि राम मंदिर बनाया जा रहा है, वही अयोध्या। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राजा दशरथ की माता जी का नाम इंदुमती था, और राजा दशरथ के कुल पिता रघु थे। कुल पिता से तात्पर्य यहाँ पर उनके पूर्वज से है। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर इस राजवंश को रघुवंशी भी कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का नाम क्या है? इस पर हम कल काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का नाम यास है, जो कि ओमान द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब होमवर्क की बारी है। आज एक रीजनिंग का क्वेश्चन पहले लिया है मैंने। आरुष अंबिका का पुत्र है। अंबिका और अवनी बहनें हैं। आरती अवनी की माँ है और अमन आरती का पुत्र है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अमन और आरुष चचेरे भाई हैं। अमन आरुष के मामा हैं। अवनी आरुष की नानी जी हैं। या फिर अंबिका और आरती बहनें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कली का पुराण किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव, शाक्त, बौद्ध या फिर जैन धर्म से। और फिर अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस वर्ण को सातवाहवी कहा जाता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। चलिए लास्ट में 2 क्वेश्चन और हैं। शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद शाह आदिल, शुजात खां। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, यूसुफ मेहर अली ने या फिर अरुणा आसिफ अली ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।